हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। हरियाणा बोर्ड के क्लास 10th का जो एनुअल एग्जाम होता है, वार्षिक परीक्षा, उसका पेपर देखने वाले हैं। ये 2024 का लेटेस्ट है। तो मैंने क्यों सोचा कि आपके पास भी ये वीडियो पहुंचा दिया है। जो प्रीवियस ईयर के या नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले इसका ये कोड देख सकते हैं आप। यहाँ पे कोड दिया हुआ है 1101 और इसका सेट दिया गया सेट ए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ कोड दिए गए। यहाँ पे अपना रोल नंबर आप फिल कर सकते हैं आपके मन में। तो यहाँ पे दिया गया है हिंदी, और यहाँ पे दिया गया है समय आपको मिलता है 3 घंटे के लिए, और इसका जो मार्क्स है, पूर्णांक है, वो 80 मार्क्स का है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 8 तथा प्रश्न 13 हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसमें, प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर तथा सेट की छात्र उत्तर पुस्तिका में मुख्य पृष्ठ पर लिखे। और अगला पॉइंट है हमारा, कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य डालें। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है। अगला पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पन्ने ना छोड़े। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपने आंसर शीट में लिखते समय इन पांचों पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे और भी नीचे दिए गए हैं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इसको अपने बोर्ड एग्जाम में आप गलतियां ना करें इसको। तो यहाँ पे दिया गया है नोट, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें खंड क में आता है आपका ये जो हमारा आता है बहु प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा था, पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से यथादृष्ट उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला है, संबंध तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो संबंध तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और 100 उदाहरण सहित समझाइए। तो हमारा दूसरा है, आशीर्वाद पुष्टि संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद आप जानते होंगे, इन दोनों शब्दों को अलग अलग करना है और इसमें मात्राओं को ध्यान रख के इसको अलग करना है। उसके बाद हमारा ग है, सौदर निष्कलंक का उपसर्ग छांटिए। तो इसमें से उपसर्ग छांटना है कि इसमें से उपसर्ग कौन सा है, उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है घ नंबर, अतिथि मोक्ष 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अतिथि और मोक्ष के 2 पर्यायवाची शब्द लिखते हैं, तो इसको अपने लिखना है। अगला हमारे मुहावरे लोकोकृत का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसको हमें वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे गले मढ़ना। ठीक है, गले मढ़ना, अपना हाथ, जगन्नाथ, अपना हाथ और जगन्नाथ। तो इन दोनों मुहावरों का आपको वाक्य और उसका अर्थ लिखना है। ठीक है। अगला है हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा 100 उदाहरण सहित दीजिए। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं और उसका उदाहरण सहित आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, दोहा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो ये सब जो हमारे क्वेश्चन है, ये सारे 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन है। यहाँ से क से लेके ये 6 तक है। तो आप इसे करेंगे तो आपको कम से कम इसके 14 नंबर आते हैं। यहाँ पे इसके मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको इन 5 विषय में से किसी एक पर निबंध लिखना है। आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी पर आप निबंध लिख सकते हैं। नहीं तो परीक्षा में नकल, प्रवंचन तथा आत्मवंचनता, तो ये लिख सकते हैं। नहीं तो काला धन, इस पर आप लिख सकते हैं निबंध। और अगला है भारतीय किसान, ये बहुत इजी है, भारतीय किसान, और ये विज्ञान के बढ़ते चरण। तो ये 2-3 टॉपिक है जिस पे आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि भारतीय किसान के बारे में आप आराम से हेडिंग डाल के उस पर लिख सकते हैं, काला धन के बारे में लिख सकते हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी में लिख सकते हैं। तो इन सब में से किसी एक पे निबंध लिखेंगे तो आपको यहाँ पे इसका 5 नंबर मिलेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जीव जंतुओं के प्रति दया की भावना दर्शाते हेतु अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अथवा में आपको एक और ऑप्शन मिलता है, जैसे यहाँ दिया, विद्यालय में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु मुख्य अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पे जीव जंतुओं से हमें कैसा व्यवहार होना चाहिए, उन पर दया की मात्रा है, इसके प्रति हम अपने मित्र को एक पत्र लिख सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय में पेयजल की समुचित व्याख्या हेतु
अपने मुख्य अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं कि हाँ हमारे सर, हमारे विद्यालय में पानी की व्यवस्था ये नहीं है, पीने की वो है। तो इस पे रिलेटेड आप एक पत्र लिख सकते हैं जिसका हमारे यहाँ पे अंक निर्धारित है, यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलेगा। तो जैसे कि लिखते हैं सेवा में मुख्य अध्यापक, दिनांक, विद्यालय, विषय, ऐसे डाल के आप सभी ने निवेदन है कि ऐसे करके आप लिख सकते हैं सिंपली। तो अगला है हमारा क्षितिज भाग 2 है, खंड काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो गुड़ चाटी ज्यों पागी, तो इसका यहाँ गुड़ का अर्थ क्या है? तो यहाँ गुड़ का अर्थ क्या हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे गुरु दिया है, बड़ा दिया है, गुड़ दिया है, या गुड़ सिखाना। तो इन चारों में से जो आंसर सही होगा उसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ख नंबर, तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो उन्होंने तुलसीदास ने किसके लिए प्रयुक्त किया? तो यहाँ पे ऑप्शन है परशुराम, या विशिष्ट, या विश्वामित्र, या जनक। इन चारों में से जो ऑप्शन सही है उसे आप सिंपली लिख सकते हैं। उसके बाद है ग, आत्मकथा कविता में गुण गुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? तो गुण गुनाकर आत्मकथा जो कहानी है आपने पढ़ी होगी सिंपली, तो आपको ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि ने फसल को किसकी महिमा कहा है? तो कवि ने फसल को किसकी महिमा कहा है? तो सिंपली आप इसमें से अपना आंसर लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारा अगला है, उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है? उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है? तो इनमें से जो ऑप्शन सही है आप देख सकते हैं, जैसे गर्जन छुपा हुआ है। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्या, मुख्य गायक के भारी स्वर का क्या उपमान दिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 4, जो भी ऑप्शन सही है आप सिंपली उसको लर्न कर सकते हैं और अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक काव्यांश दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, ये इतना सारा काव्यांश है आपको। तो इसको आप यहाँ से लेके ये यहाँ तक है पूरा, तो इसको पूरा पढ़ के आप ही के ये हिंदी के पुस्तक में से दिया गया है एक काव्य, और इसको आपको इसके लेखक कौन है और इसका पाठ का नाम क्या है ये लिखते समय आपको यहाँ पे सब दिया गया है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया पहला, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो जो ये किस काव्य से लिया गया है और ये इसके काव्य के लेखक कौन है, कवि कौन है, सिंपली आप लिख सकते हैं। तो इसका आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद हमारा अगला इसी में दूसरा क्वेश्चन है इस काव्य के रिलेटेड, वो है प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो इसका प्रसंग क्या होगा तो वो हमें स्पष्ट करना है। और मृतक में जान डालने से क्या अभिप्राय है? तो इस जो ये पंक्ति है, ये काव्य है, इसमें मृतक में जान डालने से क्या इसका वाक्य या क्या इसका अर्थ है? तो आपने सिंपली ये पढ़ा होगा, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक और इसमें और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 और क्वेश्चन इसमें। चौथा नंबर है, जल जात किसके लिए प्रयुक्त किया हुआ है और पाषाण पिछले से क्या तात्पर्य है? पाषाण पिछले से क्या तात्पर्य है, ये इसका क्वेश्चन है। इन सब के क्वेश्चन के आपको 1-1 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपली 5 क्वेश्चन है, तो ये सब आपका आंसर इसी में मिलेगा, इस काव्य में ही। इसको आप सिंपली पढ़ सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे एक इतना काव्य दिया गया है, आप ही के पुस्तक में से दिया गया है ये, ठीक है। तो इसमें इसका काव्यांश का अर्थ स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। तो सिंपली आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? तो इस क्वेश्चन के आपको 3 आंसर मिलते हैं। और उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये उत्साह कविता है, इसका मूल भाव को स्पष्ट करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम खंड ग, और इसमें है क्वेश्चन 8 नंबर हमारा। इसमें दिया गया है, गद्य खंड के आधार पर निम्नलिखित काव्य
बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसके आपके 6 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन के एक नंबर निर्धारित हैं। तो नवाब साहब ने खीरे को कैसी नज़र से देखा? खीरे को कैसी नज़र से देखा? तो इसमें जो आंसर है आपको सिंपली पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो अगला क्वेश्चन है ग ख है, नेताजी की मूर्ति पर सरकांडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? तो ये है इसका है ख नंबर। तो अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की हत्या कब तक चलती थी? इसमें जो भी आंसर है आप सिंपली लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मन्नू भंडारी ने धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति किसमें बताई है? तो सिंपली इसमें जो भी आंसर है आप सिंपली छांट के लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नरकट नामक घास ठुमराव गांव में किस नदी में के पास पाई जाती है? तो जो भी आपको आंसर होगा तो आप सिंपली आंसर लिख सकते हैं। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा? तो ये भी जो भी है इतने लोग हैं, लेनिन, गांधी, मार्क्स और नेहरू। तो इसमें जो भी आंसर सही है सिंपली आप इससे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सिंपली यहाँ पे इतना बड़ा गद्यांश है, ये आप ही के पुस्तक में से दिया गया है, ठीक है। इतना बड़ा गद्यांश है तो इसके आंसर आप इसको पढ़ के लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है, आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक को ये दुर्वार बोलते चला जाना ही इसके मूल में रहा। पर पिताजी कितनी तरह से अंतर विरोधियों के बीच जाते थे, वे एक और विशिष्ट बनने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छाव के प्रति भी उतना ही, क्या लिखा है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा डिफरेंट हो रहा, पर क्या संभव है? क्या पिताजी को इस बात पर बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? तो ये कुछ इसका ये गद्यांश है, तो इसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता एवं पाठ का नाम क्या है? तो इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश के जो लेखक हैं ये हैं और ये इस पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर में भीड़ क्यों उमड़ रही थी? तो इसका भी आंसर आप सिंपली पढ़ेंगे बुक, तो आपने पूरा गद्यांश लेसन पढ़ा होगा, इस पार्ट को समझा होगा, तो सिंपली आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। जैसे ये तीसरा दिया गया है, पिताजी के किन अंतर्विरोधों का उल्लेख किया गया है? और इसमें चौथा क्वेश्चन है, दोनों बातों के टकराव का रास्ता क्यों कहा है? इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, धुआंधार भाषण किसके द्वारा दिया जा रहा था? तो ये सारे ये क्वेश्चन है, इन सबके आपको एक नंबर मिलते हैं। तो ये आपको यहाँ से 5 नंबर आपको मिल जाते हैं अगर आप इसका सही आंसर लिखते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष विनयपुरी अथवा यशपाल का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे प्रकाश डालिए का मतलब क्या होता है? मतलब सिंपली ये होता है प्रकाश डालेंगे और उनकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये राम वृक्ष विनयपुरी आपके लेसन में ही, आपके ही लेसन पे यहाँ पे, तो सिंपली आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी एक का जीवन परिचय स्टार्ट कर देंगे आप लिखना, और उनकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषता लिखते हैं, उनकी भाषा शैली का भी व्याख्या करेंगे। तो इस पे आपको 5 नंबर यहाँ पे निर्धारित है। किसी पर जीवन परिचय लिखेंगे, उनकी रचनाएं, साहित्य कृतियाएं और उनकी भाषा शैली पर आप प्रकाश डालेंगे या उस पर व्याख्या करेंगे और उससे लिखेंगे, तो आपको 5 नंबर सिंपली मिल जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके जो बुक में जो ये लेसन है नेताजी के चश्मा, तो इस पाठ का मूल भाव क्या है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
लखनवी अंदाज पाठ के में निम्नलिखित व्यंग्य भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी लखनवी अंदाज एक पाठ है, इसका आपको भी भाव स्पष्ट करना है। तो इन दोनों का आप सिंपली इस लेसन का मुख्य भाव क्या है इस कहानी का तो सिंपली आप उसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कृत भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिया गया है, इनमें से आपको किन्हीं 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो जो आपको सुटेबल हो, जो आपको याद हो, जो आपको पढ़े हो आप, तो सिंपली उसमें से 2 लिख सकते हैं। इसलिए दिया गया पहले यहाँ पे क, माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ, यहाँ पे कुछ छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा मुझे से, तो उससे भोलानाथ कैसे पढ़ा। तो यहाँ पे ये लेसन में आपने पढ़ा हुआ तो लेखक का नाम और ये भोलानाथ कैसे पढ़ा, तो जो हमारा लेखक है उनका नाम भोलानाथ कैसे पढ़ा, तो ये आपको सिंपली लिखना है। तो आपने सिंपली कविता पढ़ा होगा, गद्य पढ़ा होगा इसका, तो आप सिंपली इसे लिख सकते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के माध्यम से लिखा गया लेखिका का दर्शाना चाहती है। ठीक है, ये जो साना हाथ जोड़िए पाठ के जो किस मतलब जो लेखिका वो क्या दर्शाना चाहती है इस पाठ्य में, तो सिंपली आप पढ़े हैं तो सिंपली लिख सकते हैं। तो आपके पास एक और ऑप्शन है, तो ये लिख सकते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ, निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ये एक निबंध है, तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको लिखना है। तो आपको इसके एक क्वेश्चन करने को आप 3 नंबर मिलता है। अगर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, सिंपली आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको यहाँ पे 6 नंबर मिल जाएंगे। तो इन तीनों में से कि कोई 2 क्वेश्चन ही आपको करना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे है नैतिक शिक्षा। ठीक है, नैतिक शिक्षा के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे ऐसी वाणी बोलिए, पहला है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए, इस दोहे के रचयिता कौन है। तो मेरे ख्याल से इस दोहे के रचयिता तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो सिंपली आप जो आपको आंसर सही लगे आप जो पढ़े हैं सिंपली इसको लिख दीजिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें दूसरा नंबर, मनुबाई इसका इनका जो मनुबाई लक्ष्मीबाई को ही मनुबाई कहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई किस आयु में वैवाहिक बंधन में बंधी। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो सिंपली यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो 12 वर्ष इसका मेरे ख्याल से सही आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद या मदन मोहन मालवीय या सरोजनी नायडू। तो इसमें जो भी आंसर सही है आप सिंपली से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ऋतुओं ने विश्व कल्याण की कामना हेतु क्या लिखा है। ठीक है, भारतीय ऋतुओं ने, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो सिंपली आप ये संस्कृत में से लिया गया है शायद मेरे ख्याल से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है ख नंबर, एकलव्य की कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगती है और क्यों। तो सिंपली आप यहाँ पे अपने मन से आप आंसर दे सकते हैं। आपने लेसन पढ़ा होगा तो एकलव्य के बारे में, तो सिंपली आप लिख सकते हैं उनकी जो कौन सी भावनाएं मतलब उनकी अच्छी लगती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है, तो ये सब अपने मन से आप देख सकते हैं उनके बारे में जानकर। उसके बाद मैत्रेयी के किस मार्ग को अपनाया, मैत्रेयी ने किस मार्ग को अपनाया। ठीक है, तो ये भी आप ही के लेसन का है, तो सिंपली आप इसको भी लिख सकते हैं और आपके इसके 3 नंबर मिलते हैं। तो ये था हमारा सारा पेपर। तो यहाँ पे हम लोग का सारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, जो आपको इजी आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड प्रीवियस एग्जाम जो अगली बार जो एग्जाम होगा आपका 2025 में, तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को पढ़कर कुछ आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, तो आपको कुछ ना कुछ सुटेबल होगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड लक।